नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 आरबीएससी सत्र 2022-23 के लिए विषय विज्ञान का एक शानदार वीडियो। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 9 की, जो कि आपका है आनुवंशिकी एवं जैव विकास। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है साथियों ये, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर देगा। कितने देगा साथियों? 4 नंबर देगा। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए साथियों 30 क्वेश्चन। कितने साथियों? 30 क्वेश्चन के आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो 30 क्वेश्चन है साथियों, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि क्या होता है साथियों, आपको मैं सही बात बताऊं कि हम पार्ट तो पूरा पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमें घुमा के पूछ लेता है, बहुत ही थोड़ा अलग तरीके से पूछ लेता है और उसका जवाब हम दे नहीं पाते। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। और ये जो सारे क्वेश्चन है साथियों इसमें दिए हुए पेपर में, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, मॉडल पेपरों में आए गए, और जो इस वर्ष राजस्थान बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किए गए उनमें से हैं साथियों सारे प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट, छांट कर मैं आपके लिए आज के ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है साथियों, ये आपके लिए पीडीएफ बनाया है। ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ग्रुप में ऐड नहीं है, कैसे ऐड होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और बने रहे हमारे साथ। और अभी साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि और बच्चे भी, आपके मित्र साथीगण हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने लिखा है, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सत्र 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं साथियों। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर 8 तक है सभी के वीडियो बना दिए हैं। आपको लिंक हमारे चैनल पे मिलेगी या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हमारे 9 लेसन के क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है साथियों? क्वेश्चन 1 बोल रहा है, मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और इसका आरेख चित्र भी बनाओ। मानव में क्या करना है साथियों? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या होता है? जिन बच्चों को नहीं पता है बता दूं कि जो लड़का या लड़की होगा, यानी उसका जेंडर क्या होगा, वो उसका लिंग निर्धारण करना होता है। तो आप इसको आरेख द्वारा ऐसे समझिए। तो साथियों यहाँ पर हम ले लेते हैं नर। क्या लेते हैं? नर। ठीक है, जिसे हम पिता मान सकते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं मादा। ठीक है, मादा मतलब महिला होता है, जिसे हम क्या मान सकते हैं साथियों? माता मान सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, थोड़ा ऐसा हो रहा होगा, आप मेरी भाषा को समझिए, बोल रहा हूँ जिस पे ध्यान दीजिए। जो नर होता है साथियों, नर में कौन से गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। और नर में पाए जाने वाले गुणसूत्र का नाम है एक्स और वाई। कौन कौन से साथियों? एक्स और वाई नर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा की बात करें तो मादा में साथियों ओनली फॉर एक्स एक्स, यानी समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब इन दोनों में साथियों शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं तो यहाँ से क्या है, इसमें से नर में से तो कौन सा आया? जैसे मान लीजिए वाई आया, और इधर से तो केवल एक्स ही आ सकता है ना, तो यहाँ से एक्स आया। अब ये वाई और एक्स जो बना किसके जैसा है साथियों? नर के जैसा है। तो यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर साथियों लड़का होगा। क्या होगा? यहाँ पर साथियों लड़का होगा। यानी इसका लिंग निर्धारण कैसे हुआ? यहाँ से वाई गुणसूत्र, वहां से एक्स गुणसूत्र, तो यहाँ पर लड़का बना। ठीक है, अब इसके बाद साथियों यहाँ से भी एक्स आ जाए, और यहाँ से तो एक्स आना ही है, तो यहाँ से भी एक्स आ जाए, तो एक्स एक्स क्या हो जाएंगे साथियों? ये लड़की बन जाएगी। तो इस प्रकार का जो आरेख है आपको बोर्ड परीक्षा में बनाना है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके मॉडल पेपर सत्र 2022-23 के मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बस हिंदी में जो थ्योरी लिखनी है उसमें यही लिखना है कि नर में पाए जाते हैं एक्स और वाई गुणसूत्र, मादा में जब पाए जाता है एक्स और एक्स गुणसूत्र, जब इनका संबंध स्थापित होता है तो यहाँ से वाई आता है, यहाँ से एक्स आता है तो लड़की बनती है, और यहाँ से एक्स आता है, वहां से एक्स आता है, सॉरी साथियों, यहाँ पे लड़की और वहां पर लड़का बनता है। इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा है। नहीं आए तो इसके जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है साथियों? देखिएगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, बस आपको पूरी धैर्य के साथ, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पूरा वीडियो देखना है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा, जिसे पता है कमेंट में बताए, जिसे नहीं पता है वो स्क्रीन पे देखे। तो साथियों उसका नाम है वैज्ञानिक का ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम है जिसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखिएगा, जीवाश्म किन्हें कहते हैं? एक जीवाश्म का चित्र बनाइए। तो जीवाश्म किन्हें कहते हैं? एक जीवाश्म का चित्र बनाना है। तो साथियों मैं आपको स्क्रीन में बता देता हूं, आप इसमें से नोट कीजिएगा। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या
चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी है, ठीक है। और चित्र आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार का चित्र आप बना देंगे अगर जीवाश्म का चित्र पूछा है तो, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या बोल रहा है, विकासीय दृष्टिकोण में हमारी किससे अधिक समानता है। तो किससे अधिक समानता है हमारी, तो साथियों ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे, तो उसमें मेंढक, ऑक्टोपस ऐसा कुछ जीवों के नाम लिखा था और एक लिखा था चीन का लड़का। उसमें ऑप्शन में लिखा था साथियों, एक ऑप्शन था उसमें चीन का लड़का। क्या था साथियों, चीन का लड़का लिख रहा था एक ऑप्शन में। तो साथियों मनुष्य, तो हमारी मनुष्य से समानता होती है, तो चीन का लड़का आपका इसमें एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। चीन का लड़का आपका एकदम राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, ओके ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े, जो मैंने ऊपर आपको बताया ना कि नर में XY, मादा में XX, वो क्या है, गुणसूत्र है। तो कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 23 जोड़े। कितने साथियों, 23 जोड़े पाए जाते हैं। और संख्या में बात करूं तो 46 हो जाते हैं साथियों। ये जो 23 है ये तो क्या है साथियों, जोड़े हैं, और ये 46 गुणसूत्र है टोटल, क्योंकि जोड़े क्या होते हैं, जोड़ी तो 2 की होती है ना, तो यहाँ से डबल कर देंगे तो ये 46 क्या हो जाएगा, गुणसूत्र हो जाएंगे और 23 जोड़े हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जोड़े पूछा था, 23 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ओके साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो साथियों आपको याद रखना है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए रखा था, यानी चुना था मटर के पौधे को। कौन सा साथियों, मटर के पौधे को। मटर मत लिखना साथियों, लिखना मटर के पौधे को चुना, ठीक है ना, मटर के पौधे को चुना था, ठीक है साथियों, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे व नाटे पौधे का अनुपात। एक संकर साथियों, एक संकर संकरण में क्या बताना है, लंबे व नाटे पौधे का अनुपात। तो याद रखिए जब भी एक संकर क्रॉस में पूछे तो आपको याद रखना है लंबे व नाटे पौधे का अनुपात होता है 1:1। क्या होता है साथियों, 1:1 होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आए लिख देना है, ओके। फिर ये जो एकल संकरण है और द्विसंकर संकरण है ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ओके। 1:1 आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात। द्विसंकर में पूछा है तो द्विसंकर में आपको तो याद रखना पड़ेगा साथियों 9:3:3:1। क्या साथियों, 9:3:3:1 ये फिनोटाइप अनुपात है द्विसंकर का, ठीक है। ये आपको अनुपात याद रखने पड़ेगा। एक में जो एक संकर में पूछे तो 1:1 है, द्विसंकर में पूछे तो 9:3:3:1, ठीक है। याद रहेगा, भूलना नहीं है, परीक्षा की तैयारी करनी है। एक एक नंबर के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद बड़े भी बताऊंगा। 30 क्वेश्चन है साथियों, अभी तो हम केवल 9 क्वेश्चन पे आए हैं और वेरी इंपोर्टेंट आ चुके हैं, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आगे मिलेंगे। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता पूछ ले या इस पिता की जगह आपको साथियों, इस पिता की जगह आपको क्या मिल जाए, जनक मिल जाए। पिता की जगह अगर जनक मिल जाए ना, जनक, तो भी एक ही बात होती है, पिता और जनक क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो आनुवंशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो साथियों ये भी कहा जाता है मेंडल को। पूरा नाम मैंने ऊपर बता दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता या जनक कहा जाता है, ओके ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जो जैव विकास था साथियों उसे सबसे पहले समझाने वाला कौन था, तो आपको ये पूरा नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। क्या है साथियों इसका नाम, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, एक दो बार बोलिए। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले व्यक्ति का नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ओके, याद हो गया होगा, दिमाग में फिट कर लेना साथियों। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है साथियों, 10 कंप्लीट हो चुके हैं। 10 समय का कोई पता नहीं चल रहा, पढ़ाई में मन लगाएंगे तो यूं समय निकल जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं, वो बोल रहे हैं मानव में नर तथा मादा लिंग गुणसूत्र का नाम लिखिए। ऊपर ही बताया था साथियों, जो मानव में नर में तो कौन से होते हैं, नर में होते हैं आपके एक्स और वाई, या फिर वाई या एक्स बोल लीजिए, ठीक है। और मादा की बात करें तो उसमें कौन से होते हैं, उसमें होते हैं एक्स और एक्स गुणसूत्र, ठीक है। अब साथियों यहां पर
यहाँ पर अगर संतति का पूछे ना कि लिंग निर्धारण कौन उत्तरदायी होता है, कौन जिम्मेदार होता है, तो आपको याद रखना पिता जिम्मेदार होता है, क्योंकि यहाँ से वाई आएगा तो आपको पता है कि लड़का बनेगा, एक्स आएगा तो लड़की बनेगी। जिम्मेदार कौन है? पिताजी है। माताजी किसी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। इस समाज में कहा भी जाता है कि जब लड़का लड़की नहीं होती तो दूसरी शादी कर लो, ये कर लो, दूसरी पत्नी ले आओ। ऐसा कुछ नहीं होता साथियों। जो बच्चे के जन्म के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है कि ओनली फॉर पिता, ठीक है ना। माता किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होती, ठीक है, याद रखना है लिंग निर्धारण में। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? डार्विन ने किस मत का प्रस्तुत किया? जो डार्विन था साथियों उसने किस मत का प्रस्तुत किया? तो आपको याद रखना है, आप इसमें लिखेंगे डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। क्या मत था? एक लाइन का छोटा सा मत था उसका। डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। प्रकृति क्या करती है? क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है संतान के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है साथियों? उत्तरदायी आ जाए, जिम्मेदार आ जाए, आपको याद रखना है पिता है साथियों। कौन है? पिता। लिख देंगे पिता। अभी ऊपर समझाया क्यों? क्योंकि उसके पास ही तो एक्स और वाई है ना, माता के पास तो एक्स है तो वहां से तो एक ही आएगा, लेकिन वहां से कुछ भी आ सकता है। तो जिम्मेदार कौन है? उत्तरदायी कौन है लिंग निर्धारण के लिए? पिता है। ओके ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है साथियों चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या है? यहाँ पर अंग था साथियों, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख कौन से अंग है? तो आपको इसमें याद रखना है ये समरूप अंग है साथियों। कौन से? समरूप अंग है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख, याद रहेगा। ओके ठीक है, समरूप अंग है। अंग भी लिख दीजिएगा साथियों, समरूप अंग है, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? देखिएगा साथियों गुणसूत्र किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं गुणसूत्र? ये हमें बताना है। तो आपको याद रखना है जो गुणसूत्र होते हैं वो दो युग्मिक सूत्रों के बने होते हैं। युग्मिक सूत्रों के बने होते हैं। दो युग्मिक सूत्र क्या होते हैं? अभी मैंने बताया ना एक्स वाई वाई एक्स, ये क्या है? दो युग्मिक सूत्रों के बने होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ओके भूलना नहीं है, याद रखना है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? दो युग्मिक सूत्रों के बने होते हैं। ओके ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है साथियों? इसे भी देखिएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जीन शब्द है वह सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था या किसने प्रस्तुत किया? तो आपको याद रखना है जीन शब्द को सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम था जॉनसन। क्या नाम था साथियों? जॉनसन, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा ना। जॉनसन नाम था उस व्यक्ति का जिसने जीन को सबसे पहले प्रस्तुत किया। ओके याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताना है वह क्या है साथियों? तो आपको याद रखना है मनुष्य का नाम वह है होमो सेपियंस। क्या है साथियों? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, याद रहेगा, याद रखना है, परीक्षा तक भूलना नहीं है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं साथियों मैं आपके लिए, पार्ट में से छाट के मॉडल पेपरों में से इनसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हमारे द्वारा दे दिया जाएगा, उसकी टेंशन ना करें, आप बस क्वेश्चनों के आंसर पर ध्यान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जो वंशागत के नियम थे साथियों उसका प्रतिपादन किसने किया? तो जब जनकी उसे कहा जाता है मेंडल को, तो क्या करेगा? प्रतिपादन भी वही करेगा। तो इसमें भी याद रखिए, इसका भी आंसर आपका मेंडल हो जाएगा। पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल, बार बार आ रहा है, रट लीजिए साथियों। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था वंशागति के नियमों का प्रतिपादन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम। डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम बताना है। डीएनए का साथियों आपका हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा साथियों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का हो जाएगा साथियों राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ओके, दोनों नाम याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए आरएनए नाम पूछ ले तो आप ये लिख देंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आनुवंशिकी की परिभाषा लिखिए। जो आनुवंशिकी है उसकी परिभाषा लिखनी है साथियों, तो मैं स्क्रीन में बता देता हूं, आप यहां से लिख लें। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। दो बार इसलिए बोल रहा हूं साथियों कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है इसके बाद जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप किसे कहते हैं? और 22वां भी ऐसा ही है कि लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप किसे कहते हैं। तो पहले जीनोटाइप की आप देखिए यहाँ पर परिभाषा, किसी जीव या प्राणी की जीनी संरचना
किसी जीव या प्राणी की जीनी संरचना उस जीव का जीव प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है, जीवों की जो प्राणी की जीनी संरचना है वो क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है, जैसे जीव प्रारूप भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप किसे कहते हैं। तो यहाँ इसका भी आंसर आप स्क्रीन पे देखें। जब जीन संरचना के आधार पर कुछ लक्षण शरीर में उभर के आते हैं, जब जीन संरचना के आधार पर कुछ लक्षण शरीर में उभर के आते हैं और उन्हें देख सकते हैं, तो उन गुणों को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है साथियों कि जब कोई भी जीनी संरचना के कोई आधार पर कुछ लक्षण होते हैं जो शरीर में उभर के आते हैं, जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, उन्हें फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप कहते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना साथियों, 23वां तो बार बार पूछा गया है एग्जाम में और काफी इंपोर्टेंट भी है कि अवशेषी अंग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अवशेषी अंग डेफिनेशन सुनिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये किसे कहते हैं। जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता ही नहीं होती, उन्हें इन अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती, इन अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें आप एक तो लिख देंगे अपेंडिक्स, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अपेंडिक्स, जो आपका एक इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाएगा। हमारे शरीर में क्या होता है साथियों, ऐसे कुछ अंग पाए जाते हैं जिनका शरीर में आवश्यकता ही नहीं है, उनका होना नहीं होने के बराबर है, लेकिन वो फिर भी होते हैं, तो उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। अपेंडिक्स इसका उदाहरण हो जाएगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 24 क्या बोल रहा है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी है। कैसे पता चला साथियों, तो आप इसमें ये लिख देंगे थोड़ी सी। उन्होंने पाया कि विपर्यासी यानी विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के स्वपरागण के द्वारा जनन के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी यानी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित हुआ। क्या है, प्रथम पीढ़ी F1 में एक ही लक्षण प्रदर्शित हुआ और दूसरा लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि एक लक्षण प्रभावी अथवा एक अप्रभावी होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है साथियों। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का महत्व बताइए। जो विकासीय संबंध स्थापित करने में हमें क्या करना है, जीवाश्मों का योगदान यानी कि महत्व बताना है। ओके, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, ये नीचे के थोड़े बड़े क्वेश्चन है साथियों थ्योरी वाले, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप सुनिए मुझे। जीवाश्मों का अध्ययन करके उसकी उम्र का पता लगाते हैं। ओके, उसकी रचना में वर्तमान समय में पाए जाने वाले जीवों की रचना का मिलान करते हैं। इस प्रकार जीव विकास की शाखा का पता चलता है। ठीक है, एक दो बार पढ़े, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा है, तो आप ये कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें साथियों, 26 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, समजात अंग एवं संवर्ती अंग में अंतर बताने। समजात अंग एवं संवर्ती अंग में अंतर बताना है, तो आप इसमें लिखेंगे वे अंग जिनकी संरचना एवं संवर्ती समान हो परंतु कार्य भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। क्या है साथियों, जिनकी संरचना एवं संवर्ती क्या है, समान हो परंतु कार्य भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। और संवर्ती की बात करें तो वे अंग जिनकी संरचना व संवर्ती भिन्न भिन्न हो परंतु कार्य समान हो, संवर्ती अंग कहलाते हैं। ठीक है, एक दो बार पढ़े, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 27 क्या बोल रहा है, उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे, मैं आपको यहाँ स्क्रीन में बता देता हूँ, आप इसमें से लिखना। तो साथियों आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण, दोनों में अंतर के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर फोटो लेकर आया हूँ, आप इसमें से लिख लेना। यह गुण आजीवन विकसित होते रहते हैं। ये गुण क्या है साथियों, आजीवन विकसित होते रहते हैं और ये लक्षण जन्म के बाद से प्रस्तुत होते हैं, ये जन्म के बाद से प्रस्तुत होते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद साथियों, यह वंशानुक्रमित नहीं हो सकते हैं जो कि संतानों को पारित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें लिख दे संतानों द्वारा विरासत में मिला है। ठीक है, इसमें लिखेंगे जिन्स में नहीं होते, उद्यान व्यवहार एक उपकरण खेलने की एक कला। ये क्या है, जिन्स में नहीं होते, जैसे व्यवहार हो गया, उपकरण खेलने की कला हो गई। ठीक है ना, प्रकार से जिन्स में होते हैं, उदाहरण बाल, रंग और ऊंचाई। तो आनुवंशिक लक्षण तो क्या होते हैं, जन्म के साथ ही प्रस्तुत हो जाते हैं। और इसकी बात करें उपार्जित लक्षण की, तो ये क्या होते हैं साथियों, ये आजीवन विकसित होते रहते हैं। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ तो साथियों, इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है मटर का वानस्पतिक नाम बताइए। तो जिस प्रकार मैंने मनुष्य का भी आपको बताया था, तो हमें मटर का भी बताना है। मटर का जो वानस्पतिक नाम होता है साथियों, वो हो जाएगा पाइसम सेटाइवम। क्या हो जाएगा, पाइसम सेटाइवम। ठीक है ना, तो आपको ये एग्जाम में लिख देना है अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है जीन कहाँ स्थित होते हैं। तो जीन कहाँ स्थित होते हैं साथियों, तो मैंने अभी आपको गुणसूत्र बताए थे, एक्स वाई और एक्स एक्स, इन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं साथियों। कहाँ पर होते हैं, इन गुणसूत्रों पर जीन स्थित होते हैं। तो आप इसमें आंसर लिख देंगे जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ओके, तो यहाँ पर साथियों मैंने 29 क्वेश्चन लिखे थे, एक क्वेश्चन हमारा कट चुका है।
ठीक है ना, यहाँ से आ नहीं रहा है तो आपको मैं वो क्वेश्चन बता दूंगा। तो लगभग हमने 30 क्वेश्चन आज के वीडियो में कर लिए हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दें। और आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा साथियों, तो मैं आपको बता दूं, आप जैसे ही हमारे डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आप सीधा हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो वहां पर आपको ये इस पीडीएफ की लिंक आपको वहां से मिल जाएगी। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।